नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की क्लास में। इस क्लास में हम जीटीसी की परीक्षा के लिए और यूपी टीजीटी की परीक्षा के लिए कुछ प्रश्नों को देखने वाले हैं। इसमें मैंने शामिल किए हैं हिंदी साहित्य के प्रश्न, हिंदी व्याकरण के प्रश्न, संस्कृत साहित्य के प्रश्न और संस्कृत व्याकरण के प्रश्नों को भी मैंने शामिल किया है। जो प्रश्न आसान से रहेंगे उन्हें मैं व्याख्या के माध्यम से कुछ नए तथ्यों को जोड़कर बताने की कोशिश करूंगी, ताकि अगर कहीं और से प्रश्न बने तो आपके प्रश्न वो गलत ना हो। तो क्लास को पूरा अच्छी तरीके से देखिएगा। अगर आपके फ्रेंड्स हैं तो उन्हें भी इस क्लास को शेयर कीजिएगा। ज्यादा समय नहीं लगाते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, राजभाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? बीजी खेर, आचार्य नरेंद्र देव, पीजी टंडन या मदन मोहन मालवीय? आसान सा प्रश्न है, सही उत्तर है बीजी खेर। इस प्रश्न के द्वारा हम रिवीजन कर लेंगे। कब हुआ था राजभाषा आयोग का गठन? 1955 ईस्वी में हुआ था और 7 जून 1955 में हुआ था। डेट वाइज भी हम याद कर लेते हैं क्या, क्योंकि अगर प्रश्न बन जाएगा तो 7 जून 1955 ईस्वी में बीजी खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन हुआ था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, हिंदी की बोलियों में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाली कौरवी किस भाषा के अंतर्गत आती है? बिहारी हिंदी के अंतर्गत, पूर्वी हिंदी के, राजस्थानी हिंदी के या पश्चिमी हिंदी के? प्रश्न सामान्य सा है, लेकिन हम बिहारी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो उपभाषाएं आती हैं उनका रिवीजन यहाँ पे कर लेंगे। कौरवी को खड़ी बोली भी कहते हैं, तो यह पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, यानी कि विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौरवी, हरियाणवी, दक्षिणी, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी आती हैं। वहीं राजस्थानी हिंदी की बात करें तो मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी इसके अंतर्गत आती हैं। बिहारी हिंदी की बात करें तो मगही, मैथिली और भोजपुरी आती है और पूर्वी हिंदी की बात करें तो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती है। पूर्वी हिंदी को आप ए बी सी करके भी याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, किन हिंदी के निबंध लेखकों की तुलना अंग्रेजी गद्यकारों में एडिशन और स्टील से की जाती है? तुलना जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने की थी। एडिशन और स्टील की उपमा दी थी। आपको बताना है किन दो लेखकों को दी थी। प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र बालकृष्ण भट्ट, ठाकुर जगमोहन सिंह बालकृष्ण भट्ट? सही उत्तर हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट। प्रताप नारायण मिश्र को एडिशन कहा जाता है और बालकृष्ण भट्ट को स्टील कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर इनके कुछ नाटकों को देख लेते हैं। सबसे पहले हम प्रताप नारायण मिश्र के नाटकों की बात करें तो इन्होंने एक नाटक लिखा था गो संकट नाम से। गो संकट नाम से कब लिखा था इन्होंने? 1886 ईस्वी में लिखा था। वहीं इन्होंने हठी हमीर लिखा था, यह भी प्रताप नारायण मिश्र ने लिखा था, हठी हमीर। और इसका समय कब है? 1886 ईस्वी। इसके अलावा इन्होंने भारत दुर्दशा नाम से भी लिखा है नाटक। ध्यान दीजिएगा, भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र का भी नाटक है और इनका भी नाटक है। ठीक है, भारत दुर्दशा जो कि है 1888 ईस्वी में। ठीक है, तो समय याद रखेंगे तो याद हो जाएगा। इसके अलावा इन्होंने संगीत शाकुंतलम नाटक भी लिखा था लावनी छंद पद में। संगीत शाकुंतलम 1889 में। इनके निबंध पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। प्रताप नारायण मिश्र के निबंध जैसे कि धोखा, बात, अपव्यय, गुप्त ठग, भलमनसी, इनके निबंध पूछे जाते हैं। वहीं अगर बालकृष्ण भट्ट की बात कर लेते हैं, इनका भी रिवीजन कर लेते हैं, तो इन्होंने निबंध लिखा था बाल विवाह चंद्रोदय। खट का निबंध परीक्षा में पूछा जा चुका है इनका, तो यह याद रखिएगा खट का। एक है खल वंदना, यह भी परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो इन्हें भी याद रखिएगा। यह निबंध है, विधा पूछी जा सकती है। एक निबंध है इनका साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। एक पूरा नाम है और सेंटेंस भी पूछा जाता है, पूरा वाक्य पूछा जाता है कि किसका कथन है साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, तो बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा। और एक निबंध इन्होंने लिखा था स्त्रियां और उनकी शिक्षा। इनके नाटकों की बात करें बालकृष्ण भट्ट के नाटकों की, तो एक है नई रोशनी का विष। ठीक है, नाम ऐसा है जैसे लगता है कि आधुनिक अद्यतन कोई नाटक है, नई रोशनी का विष, लेकिन यह है भारतेंदु युग का। नई रोशनी का विष 1884 ईस्वी। ठीक है, और नल दमयंती स्वयंवर इनका एक नाटक है 1895 ईस्वी में। आचार विडंबन जो है यह है 1899 ईस्वी में। आचार विडंबन को याद रखिएगा, बालकृष्ण भट्ट का जो नाटक है आचार विडंबन। आचार विडंबन
कब है? 1899 में। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये थी कि एक पाखंड विडंबन नाम से 1872 में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक है। यहाँ आचार विडंबन है और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का पाखंड विडंबन है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा और समय भी याद रखिएगा। आचार विडंबन है 1899 में और पाखंड विडंबन है 1872 में भारतेंदु जी का। इसके अलावा इनका एक और नाटक है वेडु संहार, जो परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, वेडु संहार। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। साथ साथ आपका रिवीजन होता भी चलेगा क्योंकि परीक्षा नजदीक है। कविता क्या है? निबंध में भाव सबलता के उदाहरण के लिए किसका पद उद्धृत है? यह थोड़ा सा कठिन प्रश्न कह सकती हूँ मैं, लेकिन इसको आप लोग हल करने की कोशिश कीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कविता क्या है? निबंध जो है भारतेंदु माफ कीजिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का बहुत ही प्रसिद्ध निबंध है और ऐसा माना जाता है कि हिंदी साहित्य के विद्यार्थी को पढ़ना ही चाहिए, एकदम जरूर पढ़ना चाहिए, तो इसलिए इससे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। और यहाँ पे प्रश्न है कि इस निबंध में भाव सबलता के उदाहरण के लिए किसका पद इन्होंने उद्धृत किया है? सही उत्तर है मतीराम का पद। इन्होंने मतीराम का पद इसके उदाहरण के लिए प्रयोग किया है। कविता क्या है? निबंध 1909 ईस्वी में सबसे पहले सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, और बाद में यह चिंतामणि भाग 1 के 1939 में, चिंतामणि भाग 1 में 1939 में संकलित किया गया। कविता क्या है? निबंध। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। सरयू में संकलित परसाई जी के व्यंग्यात्मक निबंध में क्रांति का सबसे बड़ा दुश्मन किसे बताया गया है? वाइफ को, मदर इन लॉ को, सिस्टर इन लॉ को या फादर इन लॉ को? सही उत्तर हो जाएगा इसका मदर इन लॉ को। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 6 है। निबंध राष्ट्र का स्वरूप के लेखक का नाम क्या है? राष्ट्र का स्वरूप किसका निबंध है? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, रामवृक्ष बेनीपुरी, एकनाथ रानाडे, सहवाल सत्यार्थी। राष्ट्र का स्वरूप किसका निबंध है? सही उत्तर है इसका वासुदेव शरण अग्रवाल का। इनका जन्म हुआ था 1904 ईस्वी में और निधन हुआ था 1966 ईस्वी में। इनके अन्य निबंध में एक निबंध पूछा जा चुका है यूजीसी नेट की परीक्षा में, वह है पृथ्वी पुत्र। विधा पूछी जाती है इसकी 1949 में, यह है, नाम से नहीं लगता कि निबंध है। ठीक है, कला और संस्कृति नाम से इनका निबंध है और इस तरह के नाम जिनसे संस्कृति और कला इत्यादि जुड़े होते हैं, मिलते जुलते नाम की तरह होते हैं, तो यह परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसे याद रखिएगा, कला और संस्कृति। समय के साथ याद रखिए, वासुदेव शरण अग्रवाल का है 1958 ईस्वी में। इसके अलावा एक है वेद विद्या, वासुदेव शरण अग्रवाल का वेद विद्या, यह कब है? 1959 ईस्वी में है। और एक निबंध है वागधारा, यह 1966 ईस्वी में है। 1966 में इनकी मृत्यु भी हो गई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 है। निबंध विष पिया अमृत दिया के रचनाकार इनमें से कौन है? यमुना शंकर, प्रभा शंकर, हितेश शंकर, लाल शंकर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निबंध विष पिया अमृत दिया, आजकल विद्वानों से संबंधित जो भी रचनाएं हैं वह परीक्षा में पूछी जाती हैं। और विष पिया अमृत पिया जो है भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, इसलिए यहाँ पर मैंने प्रश्न दिया है। और यह है हितेश शंकर जी का, विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 है। अशोक के फूल निबंध संग्रह का प्रकाशन कब हुआ था? 1972 में, 1964 में, 1951 में या 1948 में? अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध संग्रह है और यहाँ पर अब हम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के सभी निबंध संग्रहों को देखेंगे ताकि हमें वो और अच्छी तरीके से याद हो जाए। अशोक के फूल 1948 में प्रकाशित हुआ था, जिसमें 21 निबंध संग्रहित किए गए थे। यह एक निबंध संग्रह है और इसमें 21 निबंध संग्रहित किए गए थे। इसके अलावा इनका एक निबंध संग्रह है कल्पलता, जो कि 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और इसमें भी 21 निबंध हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करें, एक है मध्यकालीन धर्म साधना,
मध्यकालीन धर्म साधना। और यह कब प्रकाशित हुआ था? 1952 में प्रकाशित हुआ था। और इसमें कितने निबंध संग्रहित हैं? 20 निबंध। हालांकि यह प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं परीक्षाओं में कि कितने निबंध संग्रहित हैं। विचार और वितर्क जो निबंध संग्रह है इनका 1957 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। विचार प्रवाह 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और एक है साहित्य सहचर जो कि 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कुटज जो बहुत ही महत्वपूर्ण है 1964 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और एक जो है जिसे 1973 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था वह कौन सा है? वह है आलोक पर्व। आलोक पर्व। और यह कब प्रकाशित हुआ था? 1972 में प्रकाशित हुआ। और 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध इसमें से कौन सा है? ब की बहार, पवित्रता, उत्साह, मारेसी, मोही कुठाव। सही उत्तर हो जाएगा उत्साह, यानी विकल्प सी से उत्तर हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है उत्साह। चिंतामणि भाग 1 में संकलित है। चिंतामणि भाग 1 में जो संकलित निबंध हैं उनके मैं नाम बोल देती हूँ, आप ध्यान रखिएगा। उत्साह जो कि अभी जो प्रश्न है यह संकलित है। इसके अलावा भाव या मनोविकार, श्रद्धा भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध, कविता क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्मभूमि, काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था, ये सभी निबंध जो है यह चिंतामणि भाग 1 में संकलित है। इसे याद रखिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 10 को देख लेते हैं। ठलुआ क्लब निबंध संग्रह के लेखक कौन है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, गुलाब राय, बेचन शर्मा उग्र या आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सही उत्तर है गुलाब राय। ठलुआ क्लब जो है यह गुलाब राय का निबंध संग्रह है। गुलाब राय के कुछ निबंध संग्रहों की बात कर लेते हैं। तो एक है मन की बातें, फिर निराशा क्यों, मेरी असफलताएं जो कि परीक्षा में पूछा जाता है, मेरी असफलताएं। इसके अलावा कुछ उथले कुछ गहरे की विधा पूछी जाती है। निबंध है मेरे नापिताचार्य, मेरी दैनिकी का एक पृष्ठ, प्रीति भोज, अध्ययन और आस्वाद, प्रबंध प्रभाकर, एको रसक करुणा, रामचंद्रिका का प्रबंध निर्वाह, ये इनके निबंध हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, महादेवी वर्मा की कौन सी कृति में स्त्री जीवन की समस्याओं से संबंधित निबंधों का संग्रह किया गया है? अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार, स्मृति की रेखाएं या श्रृंखला की कड़ियां। सही उत्तर हो जाएगा श्रृंखला की कड़ियां। कब प्रकाशित हुआ था यह निबंध संग्रह? यह निबंध है प्रकाशित हुआ था 1942 ईस्वी में। इसके अलावा अगर बात करें तो एक इनका निबंध संग्रह है क्षरदा। और यह इनके निबंध जो है क्रम से लगाने वाले प्रश्नों में पूछे जाते हैं। 1957 में है यह क्षरदा। इसके अलावा संकल्पिता भी है एक, संकल्पिता, यह कब है? 1968 ईस्वी में है। संभाषण है एक, संभाषण, और यह कब है? यह है 1975 ईस्वी में। और भारतीय संस्कृति के स्वर है 1984 में। और एक बहुत ही प्रसिद्ध पूछा जा चुका है वह है साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध, कब है? 1964 ईस्वी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 को देखते हैं। श्रद्धा भक्ति करुणा लज्जा आदि विषयों पर किसने निबंध लिखे हैं? डॉक्टर नगेंद्र, हरिशंकर परसाई, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विद्यानिवास मिश्र। श्रद्धा भक्ति करुणा लज्जा इन विषयों पर किसने निबंध लिखे हैं? सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अब हम कुछ संस्कृत के प्रश्नों को देखेंगे जो सभी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न है, जहां कारक और विभक्तियां स्वाभाविक रूप से यानी सहज रूप से अंतर्निहित होती हैं उसे क्या कहा जाता है? डुकीय, दुदा, सुप या तद्धित।
जहाँ कारक और विभक्तियां स्वाभाविक रूप से उनका अंतर्भाव होता है, अंतर्निहित होती हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? कारक और विभक्तियां जहाँ स्वाभाविक रूप से अंतर्निहित होती हैं, उसे कहा जाता है सुप प्रत्यय। ठीक है, यानी विकल्प सी से उत्तर हो जाएगा। और सुप प्रत्ययों की संख्या कितनी है? 21 है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, याच धातु के योग में केवल एक ही कारक का प्रयोग होता है, और वह कौन सा है? अपादान, अधिकरण, कर्ता या कर्म? से उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, कर्म कारक। याच धातु के योग में कर्म कारक का प्रयोग होता है अकथितम च सूत्र से। ठीक है, अकथितम च सूत्र से इसमें कर्म कारक का प्रयोग होता है, और इस सूत्र से 16 द्विकर्मक धातुएं होती हैं, उनका योग होता है 16 द्विकर्मक धातुओं के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, जिसमें दुह होता है, एक है दुह, एक होता है दंड, एक होता है रुधि, एक होता है प्रच्छ, ची, बु, एक होता है शास, एक होता है जी, और एक होता है मथ। इन सबको याद रखिएगा, ये सभी जो होते हैं इनमें द्वितीय विभक्ति होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, किस कवि की वाणी नारिकेल फल के समान मानी जाती है? घटकर पर, भर्तृहरि, कालिदास या भारवी? यहाँ से हम भारवी के बारे में पूरी व्याख्या करेंगे, ताकि जो भी प्रश्न आने वाली परीक्षाओं में पूछा जाए तो यहाँ से आपको मिल जाए। ठीक है, ध्यान से देखिए, पूरी क्लास को देखिए। जितने भी संस्कृत के प्रश्न हैं उनमें मैंने व्याख्याएं की हैं, उनसे आपको प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, तो नारिकेल फल के समान जो है यह भारवी की वाणी को कहा जाता था, यानी विकल्प डी से उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मल्लीनाथ ने इनके काव्य के बारे में कहा था, नारिकेल फल सम्मित वचो भारवे, यानी नारियल के फल के समान इनकी वाणी है, जो अंदर से तो बाहर से तो कठोर है लेकिन अंदर से कोमल है। तो ये पंक्ति भी पूछी जा सकती है कि नारिकेल फल सम्मित वचो भारवे संपत्ति यत विभज्यते, किसकी पंक्ति है? तो ये है मल्लीनाथ की। ठीक है, टीकाकार है। वास्तविक नाम क्या था भारवी का? भारवी इनकी उपाधि थी। ठीक है, और इनका वास्तविक नाम था दामोदर। संस्कृत रचनाकार जो होते हैं उनके वास्तविक नाम, उनके पिता के नाम, उनके माता का नाम पूछा जाता है, तो इनका वास्तविक नाम था दामोदर। और इनके पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम था नारायण स्वामी। नारायण स्वामी। और भारवी जो थे वह दंडी के प्रपितामह थे, यह भी याद रखिएगा। इनकी जो प्रसिद्ध उक्ति थी, प्रिय श्लोक भी कहा जा सकता है, वह है सहसा विदित न क्रियाम। ठीक है, अभी परीक्षा में पूछा जाता है। समय कब है इनका? इनका समय है 6वीं शताब्दी। क्रम से लगाने वाले प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो समय जानना जरूरी है। और इनकी एकमात्र उपलब्ध रचना जो है वह किराता अर्जुनियम में है। किराता अर्जुनियम की बात कर लेते हैं। किराता अर्जुनियम में सर्गों की संख्या है 18, और इसका आधार जो है किराता अर्जुनियम का महाभारत का वन पर्व है। उसी के आधार पर यह किराता अर्जुनियम लिखा गया है। किराता अर्जुनियम में कुल श्लोक कितने हैं, यह भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, कुल श्लोकों की संख्या कितनी है? यह है 1040, यानी कि 1040। याद रखने में आसानी है 1040। नायक इसके हैं अर्जुन। ठीक है, नायक हैं अर्जुन, और प्रतिनायक कह सकते हैं वो है किरात वेशधारी शिव। ठीक है, जीआईसी की प्री परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बना हुआ था, तो उसको भी आप लोग याद रखिएगा। विकल्प में किरात वेशधारी शिव का विकल्प शायद था। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 16। 16 पर जाने से पहले मैं यहाँ पर कुछ और भी बताना चाहूंगी भारवी से संबंधित, तो नोट कर लीजिए ना हो तो। पीजीटी की परीक्षा में जो अभी परीक्षा हुई थी 10 तारीख को पीजीटी की, उसमें पूछा गया था कि चित्र काव्य का प्रयोग करने वाले संस्कृत के प्रथम कवि कौन है? तो उसका उत्तर भारवी है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं पीजीटी की परीक्षा के लिए, भारवी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं।
ठीक है। इन्होंने किराता अर्जुनियम के सर्ग 15वें सर्ग में चित्रालंकार का प्रयोग किया है। किराता अर्जुनियम का प्रारंभ श्री शब्द, हर जो प्रत्येक सर्ग है उसका आरंभ श्री शब्द से होता है और अंत लक्ष्मी शब्द से होता है। इस काव्य को इसलिए इस काव्य को यानी कि किराता अर्जुनियम को लक्ष्मी पदांक भी कहते हैं। ठीक है। प्रथम 3 सर्ग कठिन है, इसलिए इन्हें पाषाण त्रय भी कहते हैं। तो प्रश्न बन सकता है कि किस रचना के प्रथम 3 सर्गों को पाषाण त्रय भी कहा जाता है, तो वो है किराता अर्जुनियम। और इसकी एक और पंक्ति परीक्षाओं में पूछी जाती है, हितम मनोहारी च दुर्लभ वच, जो है किराता अर्जुनियम की पंक्ति है। एक और बात यहाँ पर याद रखिएगा कि एक और ग्रंथ है जिसका आरंभ श्री शब्द से और अंत भी श्री शब्द से होता है, और वो है शिशुपाल वधम, माघ की रचना है। और उसका आरंभ, पूरे ग्रंथ का आरंभ श्री शब्द से और अंत श्री शब्द से होता है। ठीक है। तो ये मुझे बताना था। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 पर। भगवान राम से संबंधित नाटक इसमें से कौन सा है? इस तरह के प्रश्न बने थे इस बार की पीजीटी की परीक्षा में। तो हम देख लेते हैं, मालती माधव, महावीर चरित, स्वप्न वासवदत्ता या इसमें से कोई नहीं। भगवान राम के जीवन से संबंधित नाटक इसमें से कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, महावीर चरितम। ठीक है। किसकी रचना है? भवभूति की रचना है। महावीर चरितम भवभूति की रचना है। यहाँ से हम भवभूति के बारे में कुछ जान लेते हैं और कुछ तथ्य हम जान लेते हैं महावीर चरितम के बारे में। महावीर चरितम राम के विवाह से लेकर राज्याभिषेक तक की कथा इसमें वर्णित है, और इसमें इस नाटक में 7 अंक हैं। कितने अंक हैं? 7 अंक हैं। बात करें भवभूति के अन्य रचनाओं की, तो इनकी एक रचना है मालती माधव। यहाँ पर लिखा हुआ है मालती माधव, इसमें 10 अंक हैं और यह भवभूति का प्रथम नाटक है। ठीक है। यह भवभूति का प्रथम नाटक है, इसे याद रखिएगा। प्रथम नाटक पूछा जा सकता है। उत्तर रामचरितम इनका एक नाटक है जिसमें 7 अंक हैं। इसमें सीता परित्याग, राम का विलाप, लव कुश का जन्म और राम के द्वारा निर्दोष सीता को स्वीकार किया जाना वर्णित किया गया है उत्तर रामचरितम में। भवभूति का मूल नाम परीक्षाओं में पूछा जाता है। उनका मूल नाम था श्रीकंठ, और भट्ट श्रीकंठ भी इनका नाम है, और पद वाक्य प्रमाणज्ञ इनको इनकी उपाधि दी जाती है। इनके पिता का नाम परीक्षा में पूछा जाता है। यह है, इनके पिता का नाम क्या था? नीलकंठ इनके पिता का नाम था, और माता का नाम था जातुकरणी या जातुकरणी, जातुकरणी या जातुकरणी। ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, रघुवंश महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? 18, 19, 20 या 21? सही उत्तर है 19। रघुवंश महाकाव्य में 19 सर्ग हैं, और श्लोकों की संख्या भी पूछी जा सकती है परीक्षा में। तो कितने श्लोक हो जाएंगे इसमें? इसमें है 1569 श्लोक। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, साहित्य क्या है? शिवेतर रक्षते है, सामान्य के लिए है, सबका हित चाहता है, कार्य बिंब का निर्माण करना है। साहित्य क्या है? बात करें साहित्य जो है, शिवेतर रक्षते है, सामान्य के लिए है और सबका हित चाहता है, यानी कि विकल्प बी सही हो जाएगा, 1, 2, 3। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है उसे क्या कहते हैं? पिंगल शास्त्र, व्याकरण, भाषा शास्त्र या इनमें से कोई नहीं? ये विकल्प बी, सी और ये डी। जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है उसे क्या कहते हैं? पिंगल शास्त्र, व्याकरण, भाषा शास्त्र या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है विकल्प सी, व्याकरण। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, राजशेखर के नाटक का नाम इसमें से कौन सा है? बाल रामायण, चंड कौशिक, नेसदानंद, आश्चर्य चूड़ामणि। राजशेखर का नाटक इसमें से कौन सा है? सही उत्तर है बाल रामायण। बाल रामायण में 10 अंक हैं।
व्याख्या से कुछ और तथ्यों को देख लेते हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। बाल रामायण में 10 अंक हैं और 741 पद हैं। कितने पद हैं? 741 पद हैं। और इस रचना में रामायण को प्रेमी के रूप में चित्रित किया गया है और उसके प्रति सहानुभूति व्यक्त की गई है, यह भी याद रखिएगा। राजशेखर के पिता का नाम देख लेते हैं। राजशेखर के पिता का नाम था दरदूक और इनके माता का नाम था सीलवती। माता कौन थी? सीलवती। और पत्नी का नाम था अवंती सुंदरी। इनका समय माना जाता है 10वीं शताब्दी। ठीक है। रचनाओं की बात करें तो काव्य शास्त्रीय रचना है राजशेखर की काव्य मीमांसा। बाल रामायण के अलावा एक इनकी रचना है बाल भारत। ठीक है, बाल भारत, और यह अपूर्ण है, केवल 2 अंक इसमें है। उसके अलावा विधवो भाल भंजिका जिसमें 4 अंक हैं और कर्पूर मंजरी जिसमें 4 अंक हैं, ये इनकी रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 21 देख लेते हैं। कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? ऋतु संहार, कुमार संभव, बुद्धचरित, रघुवंशम। कौन सी रचना इसमें से कालिदास की नहीं है? सही उत्तर है बुद्धचरित। बुद्धचरित किसकी रचना है? यह है अश्वघोष की रचना। 28 सर्ग हैं इसमें और भगवान बुद्ध से संबंधित है, तो इसमें यह जो है शांत रस प्रधान रचना है, उसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 22 है। कौन सी कृति भवभूति की नहीं है? महावीर चरितम, मालती माधव, उत्तर रामचरितम, कर्पूर मंजरी। कौन सी कृति भवभूति की नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा कर्पूर मंजरी। किसकी रचना है? राजशेखर की। और यह एक सट्टक श्रेणी का नाटक है। सट्टक श्रेणी का नाटक है, सट्टक है, और यह प्राकृत भाषा में है, इसे भी याद रखिएगा। यह प्राकृत भाषा में है। इसमें राजा चंद्रपाल और कर्पूर मंजरी की प्रेम कथा वर्णित है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 23 है। निम्नलिखित में से एक रचना कालिदास की नहीं है? ऋतु संहार, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, नैषधीय चरित। कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? जो नहीं है उसको हम व्याख्या के माध्यम से देखेंगे। सही उत्तर है नैषधीय चरितम। यह कालिदास की रचना नहीं है। किसकी रचना है? श्री हर्ष की रचना है। ठीक है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। नैषधीय में नैषधीय चरितम में जो है कितने सर्ग हैं? 22 सर्ग हैं। और किस प्रकार की रचना है? यह है महाकाव्य। रचना महाकाव्य है और इसमें नल और दमयंती के प्रेम और विवाह का चित्रण है। और इसका आधार जो है, कथा का आधार महाभारत के वन पर्व का नलोपाख्यान है। इसमें श्लोकों की संख्या है 2804। कितने श्लोक हैं? 2804 श्लोक हैं। श्री हर्ष की बात कर लेते हैं तो श्री हर्ष जो है बृहत त्रयी के कवि माने जाते हैं। इनके पिता का नाम परीक्षा में पूछा जाता है और विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। इनके पिता का नाम था श्री हीर। ठीक है, हरि से कंफ्यूज नहीं होंगे, श्री हीर नाम था। और माता का नाम था मामल्य देवी। मामल्य देवी। ठीक है, समय इनका 12वीं शताब्दी माना जाता है। 12वीं सदी इनका समय माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 24 है। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? कालिदास, बाणभट्ट, भारवी या जयदेव। सही उत्तर हो जाएगा जयदेव। अगला प्रश्न देखते हैं। संस्कृत के निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन सा ग्रंथ नाटक नहीं है? उभय मिशारिका, रघुवंशम, मालती माधव, वेड़ी संहार। इनमें से कौन सा ग्रंथ नाटक नहीं है? सही उत्तर है रघुवंशम, जो कि कालिदास की रचना है, महाकाव्य है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 26 है। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य पुरुषवाचक का सही विकल्प है।
हम, उसके, मैं या आपको। सही उत्तर हो जाएगा उसके। उसके अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसके अलावा अगर हम बात करें हम की और मैं की, तो यह उत्तम पुरुषवाचक में आते हैं। ठीक है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। और आपको या आपकी बात करें तो यह मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम के भेदों में अगर बात करें तो निश्चयवाचक, पुरुषवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम होते हैं। और पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। कांता प्रसाद गुरु के अनुसार 11 मूल सर्वनाम होते हैं। यह भी आप लोग यहाँ पर नोट कर लीजिए। ठीक है, कांता प्रसाद गुरु के अनुसार 11 मूल सर्वनाम होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मैं, तू, वह, आप, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ और या। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 27 है। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। स्वामित्व, भारतीयता, विकल या फैलाव। भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं होगी? किस शब्द की भाववाचक संज्ञा नहीं है? सही उत्तर है विकल। विकल का विकलता होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 28 है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण का सही विकल्प हो। पेड़ पर बहुत सारे पक्षी बैठे हैं। यह बहुत किस प्रकार का विशेषण है? निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक, सार्वनामिक, गुणवाचक। सही उत्तर है अनिश्चित परिमाणवाचक। प्रश्न संख्या 29 है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो उत्तम पुरुषवाचक का सर्वनाम का सही विकल्प हो। तुम, हमारे, वे और विकल्प डी है यह। उस विकल्प को बताना है जो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। सही उत्तर है हमारे, यानी विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 देखते हैं। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। मैत्री, क्रोधी, रुलाई, शांति। जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प कौन सा नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा क्रोधी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। तीक्ष्णता, क्रोध, पराया, निर्बलता। सही उत्तर है पराया। परायापन होगा तो भाववाचक संज्ञा होगी। पराया है, भाववाचक संज्ञा नहीं है। विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प हो। हमारे विद्यालय में 200 विद्यार्थी पढ़ते हैं। सार्वनामिक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या गुणवाचक विशेषण। 200 विद्यार्थी किस तरह का विशेषण है? सही उत्तर हो जाएगा इसका सार्वनामिक विशेषण। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 33 है। निम्नलिखित वाक्य में कोष्टक में दिए गए शब्द के उपवाक्य का नाम बताइए। शिखा ने कहा कि वह कल एक नाटक देखने जा रही है। क्रिया विशेषण उपवाक्य, क्रिया उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य व विशेषण उपवाक्य। सही उत्तर है इसका संज्ञा उपवाक्य। या संज्ञा की तरह प्रयोग हो रहा है इसलिए यहाँ पर संज्ञा उपवाक्य होगा। प्रश्न संख्या 34 है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प हो। ज्वालामुखी की भीतरी सतह ज्यादा गर्म होती है। संख्यावाचक, व्यक्तिवाचक, संबंधवाचक या प्रश्नवाचक। सही उत्तर है संबंधवाचक। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 35 है। रुपेश ही प्रथम आएगा क्योंकि वह बहुत मेहनती है।
क्रिया विशेषण उपवाक्य है, सर्वनाम उपवाक्य है, विशेषण उपवाक्य है या संज्ञा उपवाक्य है? सही उत्तर है विशेषण उपवाक्य। यह विशेषता बता रहा है, बहुत मेहनती है, रुपेश की विशेषता बता रहा है, इसलिए विशेषण उपवाक्य होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36। राही मासूम रजा के द्वारा रचित उपन्यास इसमें से कौन सा नहीं है? टोपी शुक्ला, दिल एक सादा कागज, समर शेष है, कटरा बी आरजू। यहाँ पर हम राही मासूम रजा के उपन्यासों का रिवीजन कर लेंगे। सही उत्तर है समर शेष है। यह किसका है? अब्दुल बिस्मिल्लाह का उपन्यास है, 1980 में प्रकाशित हुआ था। अब्दुल बिस्मिल्लाह के अन्य उपन्यासों की बात करें, अब्दुल बिस्मिल्लाह के अन्य उपन्यास हैं दंत कथा, यह आ चुका है यूजीसी नेट की परीक्षा में पूछा जा चुका है यह प्रश्न, दंत कथा किसका उपन्यास है? 1990 में है यह अब्दुल बिस्मिल्लाह का। इसके अलावा रावी लिखता है, रावी लिखता है विधा पूछी जा सकती है, ठीक है, पत्र जैसा लग रहा है नाम से, पत्र साहित्य जैसा, तो यह है अब्दुल बिस्मिल्लाह का उपन्यास, रावी लिखता है, 2010 में ही है तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मुखड़ा क्या देखे इनका एक अन्य उपन्यास है, जहरवाद है 1987 में। एक है अपवित्र आख्यान, इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि 2008 में ही है, अपवित्र आख्यान 2008 में। और एक है कुठाव, यह तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है इनका, अब्दुल बिस्मिल्लाह का कुठाव कब है? 2019 में है, इसे याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है यह अब्दुल बिस्मिल्लाह का उपन्यास। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 37 है, मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित उपन्यास कौन सा है? पात्रों से संबंधित नाम देकर जब पूछा जाता है तो यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। आदर्श दंपति, चंद हसीनों के खतूत, पाप और पुण्य, सत्याग्रह। मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित उपन्यास कौन सा है? सही उत्तर है इसका चंद हसीनों के खतूत, पत्रात्मक शैली का प्रथम उपन्यास है हिंदी का, इसलिए महत्वपूर्ण है चंद हसीनों के खतूत। कब प्रकाशित हुआ था? 1927 में। किसका है? पांडेय बेचन शर्मा उग्र का। इसमें हिंदू एवं मुस्लिम युवक युवती के प्रेम और विवाह का चित्रण किया गया है, सांप्रदायिक सद्भाव को दिखाया गया है, ठीक है, पत्रात्मक शैली का प्रथम उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यासों की बात करें, पांडेय बेचन शर्मा उग्र के अन्य उपन्यासों में एक उपन्यास है घंटा, 1924 ईस्वी में है। इसके अलावा दिल्ली का दलाल पूछा जाता है, इनको क्रम से लगाने वाले प्रश्न आते हैं। दिल्ली का दलाल यह है 1927 में। एक है शराबी, शराबी कब है? 1930 में है। और एक है कड़ी में कोयला, कड़ी में कोयला, यह कब है? 1955 ईस्वी में है। बुधवा की बेटी तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी देख लेते हैं। पांडेय बेचन शर्मा उग्र का उपन्यास है बुधवा की बेटी, कब प्रकाशित हुआ था? 1928 में। और इसका दूसरा संस्करण, इसलिए तो यह महत्वपूर्ण हो जाता है, दूसरा संस्करण का नाम इन्होंने बदल दिया था और नाम था मनुष्यानंद, मनुष्यानंद से इसका दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ 1955 ईस्वी में। और यह अछूतोद्धार की समस्या से केंद्रित उपन्यास है। प्रश्न संख्या 38 देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या तमस उपन्यास में सांप्रदायिक भावना के निर्माण में सहायक नहीं है? सांप्रदायिक पूर्वाग्रह, विभिन्न संप्रदायों का एक स्थान पे वास, वर्गीय पूर्वाग्रह या अतीत की गौरव गाथाएं। इसका विभिन्न संप्रदायों का एक स्थान पर वास। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 39 है, यशपाल के उपन्यास झूठा सच में दौलत राम आजाद किस राजनीतिक दल का सदस्य था? कांग्रेस का, कम्युनिस्ट पार्टी का, मुस्लिम पार्टी का या जनसंघ का? सही उत्तर है कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य था यह।
यशपाल के उपन्यासों में क्रम से लगाने वाले प्रश्न आते हैं, जिसमें एक है दादा कामरेड, 1941 में प्रकाशित हुआ था। इसके अलावा देशद्रोही है, देशद्रोही कब प्रकाशित हुआ था? 1943 ईस्वी में। इसके अलावा दिव्या, बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास रहा है इनका, दिव्या 1945 ईस्वी में। पार्टी कामरेड है 1946 में, पार्टी कामरेड 1946 ईस्वी में। अमिता है 1956 में, अमिता 1956 ईस्वी में। ठीक है। और उपन्यास है इनके 12 घंटे, एक है 12 घंटे और यह है 1962 ईस्वी में। मेरी तेरी उसकी बात, ठीक है, मेरी तेरी उसकी बात, और यह कब है? 1974 ईस्वी में। ठीक है। इस तरह से यहाँ पर हमने यशपाल के उपन्यासों का रिवीजन कर लिया। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 40। अगर प्रेम खुख्वार शेर है तो मैं उससे दूर ही रहूंगी, मैंने तो उसे गाय ही समझ रखा था। मैं प्रेम को संदेह के ऊपर समझती हूँ, यह देह की वस्तु नहीं आत्मा की वस्तु है। संदेह का जरा भी स्थान नहीं, और हिंसा तो संदेह का ही परिणाम है। वह संपूर्ण आत्मसमर्पण है। यह पंक्तियां गोदान के किस पात्र द्वारा कही गई हैं? गोविंदी, सोना, सीलिया या मालती? सही उत्तर हो जाएगा मालती द्वारा, यानी विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमें यहाँ पर क्रम से लगाना है प्रश्नों को, रचनाओं को। मानस का हंस, टेराकोटा, भूले बिसरे चित्र और गर्मराख। बात करें अगर मानस का हंस की, तो यह अमृतलाल नागर द्वारा लिखा गया था। जीवनी परक उपन्यास 1972 में तुलसीदास की का जीवनी परक उपन्यास है। टेराकोटा की बात कर लेते हैं। टेराकोटा लक्ष्मीकांत वर्मा का उपन्यास है 1971 में। ठीक है। और भूले बिसरे चित्र जो है भगवती चरण वर्मा का 1959 में उपन्यास है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्हें इसे 1961 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और गर्मराख की बात करें तो उपेंद्र नाथ अस्क का है, कब है? 1952 ईस्वी में। तो इस तरह से हम अगर देखें तो सबसे पहले गर्मराख आएगा 1952 में, फिर बोले बिसरे चित्र 1959 में, और टेराकोटा की बात करें तो यह है 1971 में, और मानस का हंस 1972 में, यानी कि विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 42। नई पौध के लेखक कौन है? भीष्म साहनी, धर्मवीर भारती, चंद्रधर शर्मा गुलेरी या नागार्जुन? सही उत्तर है नागार्जुन। नई पौध जो है वह नागार्जुन द्वारा लिखित नवतुरिया उपन्यास जो है, नवतुरिया, ठीक है, इंपॉर्टेंट है यह। नवतुरिया उपन्यास है, इसका खड़ी बोली में रूपांतरण किया गया है नागार्जुन द्वारा। ठीक है, नागार्जुन का ही उपन्यास है। 1953 में इसका समय है प्रकाशित हुआ था। बेमेल विवाह जर्जर सामाजिक मान्यताओं का चित्रण किया गया है, और साथ ही साथ इसमें मिथिला के सोरठ मेले का वर्णन है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है, सोरठ मेले का वर्णन इसमें मिलता है। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 43। मृगनयनी किसके द्वारा रचित रचना है, किसका उपन्यास है? रामधारी सिंह दिनकर, सोहनलाल द्विवेदी, श्याम नारायण पांडे या वृंदावन लाल वर्मा? मृगनयनी उपन्यास को उपन्यास कला के चरम विकास का प्रतीक माना जाता है। ठीक है। किसका उपन्यास है? वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास है। बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। और इस उपन्यास में किस गांव का चित्रण किया गया है? राई गांव का चित्रण किया गया है। ठीक है। उपन्यासों में किस गांव, किस क्षेत्र का चित्रण है, यह पूछा जाता है। इसमें राई गांव का चित्रण है। ठीक है। वृंदावन लाल वर्मा को सर वॉल्टर स्कॉट की उपाधि दी जाती है, और इन्हें गणेश शंकर विद्यार्थी ने कहा था, सर वॉल्टर स्कॉट। ठीक है। अन्य उपन्यासों को देख लेते हैं इनके। ठीक है, इनसे यहाँ पर हम इनका रिवीजन कर लेते हैं वृंदावन लाल वर्मा का। ठीक है। गढ़कुंठार इनकी रचना है, गढ़कुंठार। ये सभी ऐतिहासिक नाटक, अभी हम ऐतिहासिक उपन्यास इनके देखने वाले हैं।
गढ़कुंटारे 1928 में। इसमें 14वीं सदी के बुंदेलखंड के सामंती जीवन का चित्रण किया गया है। इसके अलावा विराटा की पद्मिनी है 1936 में। एक है मुसाहिब जू, यह कब है? 1946 ईस्वी में। ये जो सभी समय है ये रामचंद्र तिवारी के अनुसार है, तो ध्यान दीजिएगा। इनका एक उपन्यास है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, माफ कीजिएगा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। जो ऐतिहासिक व्यक्ति हैं उनसे संबंधित रचनाएं भी आजकल परीक्षाओं में पूछी जा रही हैं। ठीक है, 1946 में इन्होंने यह उपन्यास लिखा था, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। इसको लिखने के लिए इन्होंने 10 साल लगभग शोध किया था, तब जाकर इन्होंने इसके लिखा था। ठीक है, एक उपन्यास है इनका कचनार उपन्यास है इनका, कब है? 1948 में। ठीक है, इस उपन्यास के बारे में खास बात यह है कि इसे वृंदावन लाल वर्मा ने इस उपन्यास के बारे में कहा है कि इस उपन्यास में वर्णित सभी घटनाएं सच्ची हैं, केवल समय और स्थान का फेर है। ठीक है, टूटे कांटे की बात कर लेते हैं। इनका एक उपन्यास है टूटे कांटे, यह कब है? 1954 ईस्वी में है और इसका कथानक मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल के से लिया गया है। एक है अहिल्याबाई, कब है यह? 1955 ईस्वी में है। और अगर बात करें तो एक है भुवन विक्रम, यह कब प्रकाशित हुआ था? 1957 ईस्वी में। इसके अलावा रामगढ़ की रानी है 1961 में। सोती आग परीक्षा में पूछा जाता है, सोती आग कब है? 1967 ईस्वी में है। महारानी दुर्गावती 1964 में है। कीचड़ और कमल, यह भी पूछा जा चुका है, कीचड़ और कमल कब है? 1973 ईस्वी में है। और देवगढ़ की मुस्कान है 1973 ईस्वी में। ये सभी ऐतिहासिक उपन्यास थे, हालांकि इनके और भी उपन्यास हैं, लेकिन हमने यहाँ पर केवल ऐतिहासिक उपन्यासों को देखा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। गुनाहों का देवता किसके द्वारा लिखित उपन्यास है? खड़ीश्वरनाथ रेणु द्वारा, भीष्म साहनी द्वारा, डॉक्टर नगेंद्र द्वारा या धर्मवीर भारती द्वारा? धर्मवीर भारती, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का उपन्यास है, जो कि 1949 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इनका एक और उपन्यास है सूरज का सातवां घोड़ा, सूरज का सातवां घोड़ा। समय क्या है इसका? 1952 ईस्वी। और इसका एक पात्र जो है परीक्षा में पूछा जाता है, मणिक मुल्ला किस उपन्यास का पात्र है? वह है सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास का पात्र। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 45 है। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना प्रेमचंद जी द्वारा लिखित नहीं है? कल सुनना मुझे, कर्मभूमि, सेवा सदन, निर्मला। आसान सा प्रश्न है, लेकिन यह रचना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह है कल सुनना मुझे। प्रेमचंद जी की नहीं है, किसकी है? धूमिल की है। और क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह साहित्य अकादमी पुरस्कार 1979 से पुरस्कृत है। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था इसको 1979 में। प्रकाशित कब हुई थी यह रचना? 1976 ईस्वी में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कुछ पाश्चात्य काव्य शास्त्र के प्रश्न देखेंगे हम। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत के संबंध में असंगत कथन कौन सा है? कला प्रकृति की भावनामय तथा कल्पनामय अनुकृति नहीं है। काव्य का विषय प्रकृति का प्रतीयमान, संभाव्य और आदर्श रूप है। अनुकरण एक सर्जन क्रिया है। अनुकरण वह तंत्र है जिसके द्वारा कवि अपनी कल्पनात्मक अनुभूति की प्रक्षेपीय अभिव्यक्ति को अंतिम रूप प्रदान करता है। आपको बताना है अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत के संबंध में असंगत कथन कौन सा है? सही उत्तर है कला प्रकृति की भावनामय और कल्पनामय अनुकृति नहीं है। यहाँ पर है होना चाहिए, नहीं है, इसलिए यह कथन असंगत है। प्रश्न संख्या
47 है, त्रासदी के अनिवार्य अंगों के संबंध में कौन सा कथन सही है? दृश्य विधान पदावली व भाषा परिष्कार अनुकरण के विषय हैं। पदावली गीत व चरित्र अनुकरण के विषय हैं। कथानक चरित्र व विचार अनुकरण के विषय हैं। भाषा परिष्कार दृश्य विधान कथानक अनुकरण के विषय हैं। कौन सा सही कथन है त्रासदी के अंगों में? सही उत्तर है कथानक चरित्र विचार अनुकरण के विषय हैं। अरस्तु ने त्रासदी के 6 तत्व माने हैं, जिसमें कथानक चरित्र विचार पद विन्यास या भाषा गीत और दृश्य ये 6 आते हैं। अगला प्रश्न लिख लेते हैं। प्रश्न संख्या 48 है, अरस्तु के विरेचन सिद्धांत के संबंध में असंगत कथन कौन सा है? अरस्तु ने विरेचन शब्द का ग्रहण साहित्य शास्त्र से इतर स्रोत से किया है। मन की शुद्धि से आत्मा विशद व प्रसन्न होती है। प्लेटो द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का समर्थन करने हेतु विरेचन की अवधारणा प्रस्तुत की गई। अरस्तु ने विरेचन शब्द का प्रयोग त्रासदी की परिभाषा देते हुए किया है। सही उत्तर है प्लेटो द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का समर्थन करने हेतु विरेचन की अवधारणा प्रस्तुत की गई। ऐसा नहीं है, इसलिए यह विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49 को देखते हैं। पेरिप्सुस ग्रंथ के रचनाकार कौन है? और परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अरस्तु, लोनजाइनस, क्रोचे या कॉलरिज? पेरिप्सुस जो है यह लोनजाइनस की रचना है। विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 है, लोनजाइनस के उदात्त के स्रोत में कौन सा सम्मिलित नहीं है? भावावेश की तीव्रता, गरिमा में रचना विधान, अत्यधिक शब्दाडंबर या समुचित अलंकार योजना? सही उत्तर हो जाएगा अत्यधिक शब्दाडंबर। अगला प्रश्न देखते हैं। लोनजाइनस की उदात्त संबंधी मान्यता अनुसार असंगत कथन कौन सा है? विषय साधन नहीं साध्य है, प्राचीन काव्यानुशीलन आवश्यक है, विशद बिंबों की योजना उपादेय है या विषय का विस्तार पूर्वक होना आवश्यक है? कौन सा असंगत है आपको यह बताना है। विषय साधन नहीं साध्य है, यह लोनजाइनस के उदात्त संबंधी मान्यता के अनुसार असंगत कथन है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 52 है, क्रोचे की मान्यता इसमें से कौन सी नहीं है? सहज ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान में अभेद है, स्वयं प्रकाश ज्ञान बौद्धिक ज्ञान से स्वतंत्र व स्वायत्त होता है, अभिव्यंजना ज्ञान रूप है और काव्य प्रकाशन कर्म रूप, कला एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है? सही उत्तर है सहज ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान में अभेद है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्रोचे के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? क्रोचे का अभिव्यंजनावाद सिद्धांत केवल काव्य पर ही लागू नहीं होता, सभी ललित कलाओं के लिए समान रूप से महत्व रखता है। क्रोचे की पुस्तक का शीर्षक एस्थेटिक है। क्रोचे ने मार्क्स द्वारा प्रतिपादित द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को स्वीकार किया है। क्रोचे मूलतः आत्मवादी दार्शनिक थे। ये सभी प्रश्न यूजीसी नेट की परीक्षाओं के लिए और जीडीसी की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सही उत्तर है क्रोचे ने मार्क्स द्वारा प्रतिपादित द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को स्वीकार किया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 54 है, क्रोचे के अनुसार कला की सृजन प्रक्रिया से जुड़ा अनिवार्य चरण कौन सा नहीं है? कलाकार द्वारा उद्दीपक भावनाओं के अंतर्गत अमूर्त संवेदना का अनुभव, बिंब विधान के माध्यम से मानस स्तर पर अभिव्यंजना की पूर्णता, कल्पना शक्ति के माध्यम से उद्दीपक प्रभावों का संश्लेषण तथा अन्वेषण, अन्वय, मानस अभिव्यंजना का भौतिक स्तर पर कला आदि के रूप में अवतरण। क्रोचे के अनुसार कला की सृजन प्रक्रिया से जुड़ा अनिवार्य चरण कौन सा नहीं है? सही विकल्प है विकल्प डी, मानस अभिव्यंजना का भौतिक स्तर पर कला आदि के रूप में अवतरण, यह अनिवार्य चरण नहीं है। प्रश्न संख्या 55 है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को भारतीय काव्य शास्त्र के किस सिद्धांत के निकटतम माना है? रस सिद्धांत, वक्रोक्ति सिद्धांत, अलंकार सिद्धांत या रीति सिद्धांत? सही उत्तर है वक्रोक्ति सिद्धांत, जिसके प्रवर्तक हैं कुंतक। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक कथन है, कहते हैं कि क्रोचे का अभिव्यंजनावाद भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती रूप है, और यह कथन परीक्षा में पूछा जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 56 है, साहित्य से है। चंद्रगुप्त नाटक में किस चरित्र की बात पर
प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चाणक्य ने कहा था कि मेरे पास पाणिनि में सिर खपाने का समय नहीं है, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ। यह प्रश्न पूछा जाता है कि यह कथन किसका है, लेकिन यहाँ पर प्रश्न है कि यह कथन किस चरित्र की बात की प्रतिक्रिया के रूप में कहा गया है, यानी किसकी बात के उत्तर के रूप में कहा गया है। तो यह चाणक्य ने कहा था वर रुचि की बात की प्रतिक्रिया के रूप में, यानी विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 57 है, भारत दुर्दशा के आखिरी अंक में भारत भाग्य क्या करता है? भारत को जगाता है, भारत के हतभाग्य पर क्रोधित होता है, घायल भारत को छोड़कर चला जाता है, या भारत के सीने में कटार से आघात करता है। सही उत्तर है भारत भाग्य को जगाता है, भारत जगाता है, भारत को जगाता है। ठीक है, भारत दुर्दशा नाटक जो है यह एक लास्य रूपक है, लास्य रूपक। इसका प्रकाशन वर्ष है 1880 ईस्वी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक है और हिंदी का प्रथम राजनीतिक नाटक माना जाता है। अंक इसमें है 6। कितने अंक हैं? कुल 6 अंक हैं। अंकों के स्थान की बात करें तो पहला स्थान जो है वह वीथी है, दूसरा है शमशान, तीसरा है मैदान, चौथा अंक है कमरा, पांचवा है किताब खाना और छठा है गंभीर वन का मध्य भाग। ये पूछे जाते हैं, याद रखिएगा, वीथी, शमशान, मैदान, कमरा, किताब खाना, गंभीर वन का मध्य भाग। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 58 है, सबसे बड़ा आदमी किसके द्वारा लिखित एकांकी है? उपेंद्रनाथ अस्क, सेठ गोविंद दास, रामकुमार वर्मा या भगवती चरण वर्मा। सही उत्तर है भगवती चरण वर्मा। सबसे बड़ा आदमी भगवती चरण वर्मा की एकांकी है। 1936 ईस्वी में यह एकांकी प्रकाशित हुई थी। यहाँ पर हम भगवती चरण वर्मा के कुछ एकांकियों को देख लेते हैं, जैसे कि मैं और केवल मैं और केवल मैं, यह कब प्रकाशित हुई थी? 1935 ईस्वी में। इसके अलावा दो कलाकार हैं 1940 में, दो कलाकार, यह है 1940 में प्रकाशित। चौपाल में एक एकांकी है इनकी, चौपाल में, यह है 1945 ईस्वी में। ठीक है, और बुझता दीपक है 1946 ईस्वी में। तारा पूछी जा चुकी एकांकी है, तारा 1930 ईस्वी में है। और संग्रह है, तारा एकांकी संग्रह भी है 1948 ईस्वी में। महाकाल है, महाकाल, यह है 1948 ईस्वी में। एक इनकी एकांकी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा, नाम ऐसा है कि कंफ्यूजन हो सकती है। यह है त्रिपथगा, त्रिपथगा, त्रिपथगा है 1952 में इनका एकांकी है। और विपथगा एक रचना है, किसकी है? विपथगा, यह है अज्ञेय की रचना। ठीक है, यहाँ से कंफ्यूजन हो सकता है। और एक और रचना त्रिपथगा नाम से ही है, त्रिपथगा, नोट कर लीजिएगा इसको। यह है मैथिली शरण गुप्त जी की रचना। कब है? 1927 में। ठीक है, काव्य संग्रह है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 59 है, करबला नाटक किसके द्वारा लिखा गया? लाला भगवान दिन के द्वारा, मिश्र बंधु द्वारा, अमृत लाल चतुर्वेदी द्वारा या प्रेमचंद जी द्वारा? करबला नाटक किसका है? सही उत्तर है प्रेमचंद जी का नाटक है करबला। कब है? 1928 ईस्वी में है। और संग्राम एक नाटक है इनका, यह कब है? 1922 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, इस क्लास का अंतिम प्रश्न है यह, निम्नलिखित में से कौन सा विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित नाटक नहीं है? हत्या के बाद, अंधी गली, डॉक्टर या नव प्रभात? कौन सा विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित नाटक नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा अंधी गली। अंधी गली किसका है? उपेंद्रनाथ अस्क जी का नाटक है। उपेंद्रनाथ अस्क जी के एकांकी है अंधी गली, जो कि कब प्रकाशित हुई थी? 1956 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ठीक है,
उपेंद्रनाथ अस्क के कुछ एकांकियों को यहाँ पर हम देख लेते हैं, इनका रिविजन हो जाएगा। पहली एकांकी है पापी, जो कि है 1937 ईस्वी में। स्वागत है, यह भी पूछी जा चुकी है परीक्षा में, लक्ष्मी का स्वागत, और यह है 1938 ईस्वी में। इसके अलावा जोंक है, जोंक 1939 ईस्वी में। चरवाहे हैं 1942 ईस्वी में। खिड़की है, कब है? 1942 ईस्वी में। एक है चुंबक, चुंबक, और यह है 1942 ईस्वी में। तौलिए पूछा जाता है परीक्षाओं में, तौलिए 1943 ईस्वी में। और सूखी डाली, यह भी पूछा जाता है, सूखी डाली, यह है 1943 ईस्वी में। तो यह थी आज की क्लास, कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और किसी टॉपिक पे आपको क्लास चाहिए तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं कि अगला टॉपिक क्या हो। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो भी तथ्य मैंने अलग से बताए उन्हें याद कीजिए, उनका रिविजन कीजिए। धन्यवाद।